जय हिंद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि हमारा भारत कैसे आजाद हुआ, किन परिस्थितियों में आजाद हुआ और इनमें किन किन नेताओं की भूमिका थी और देश के लोगों ने किस तरह इस आजादी में अपना योगदान दिया। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम चार लाइन आपके सामने रखना चाहते हैं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो भी हो आपके माथे पर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी हो आपके माथे पर, दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। और इसी लाइन के साथ मैं इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले 1929 में हमारे यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा। वो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। यानी हमें अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए। यानी भारत को अब पूर्ण रूप से क्या चाहिए? आजादी चाहिए, पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। और इन्होंने अपने देशवासियों से अपील किया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं और अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएं। और जब तक भारत यानी 1947 तक, जब भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, 1947 तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और वर्तमान में जो 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी दिवस को याद करने के लिए, इसी दिवस को स्मृति के रूप में याद रखने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस यानी देश में संविधान लागू किए और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो प्रस्ताव है, ये लाहौर अधिवेशन का ही चित्र है, यानी इमेज है। इसमें पंडित नेहरू जी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद देखिए, यानी तो और उस समय यानी आज भी हमारे लिए नमक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और उस समय भी लोगों के लिए नमक बहुत महत्वपूर्ण चीज था। और उस नमक पर ना अंग्रेज सरकार ने एक कानून यानी टैक्स लगाया, बहुत भारी टैक्स लगाया था। इसीलिए गांधी जी ने लोगों को इस कर से छुटकारा दिलाने के लिए और लोगों को अपने साथ लाने के लिए एक आंदोलन किया, नमक सत्याग्रह। और यह नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम दांडी यात्रा भी है। यानी इन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यह यात्रा का शुरुआत किया। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी गुजरात के दांडी के तट पर पहुंचकर इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। यानी समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। और बड़े तौर पर यानी पूरे देश में इस कानून का यानी इस यात्रा का, इस आंदोलन का समर्थन मिला। और अंग्रेज सरकार के इस नीति का उल्लंघन किया गया। उसके बाद देखिए 1935 में एक भारत शासन अधिनियम लाया, यानी जिसके तहत 1937 में भारत के प्रांत में चुनाव होना था। यानी भारत में तो 8 राज्य में चुनाव हुआ। मतलब 8 राज्य में कांग्रेस ने, 10 राज्य में चुनाव हुआ, जिसमें से 8 राज्य में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया। 8 राज्य में यानी कांग्रेस ने सरकार बनाया। लेकिन 1939 यानी 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। और ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं से बिना सहमति, बिना अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो भारत के लोगों ने यानी नेताओं ने कहा, हम लोग स्वयं ही यानी स्वतंत्रता यानी लोकतंत्र का समर्थक हैं, इसलिए हम लोग इस युद्ध में साथ आपका नहीं देंगे। हम लोग अपना स्वतंत्रता चाहते हैं, इसलिए आपके युद्ध में साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए 1939 में कांग्रेस के 8 राज्य की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और ब्रिटेन के सरकार पर दबाव बनाया। इसीलिए अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव लाया, जिसका नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव। यह प्रस्ताव को लिनलिथगो लेकर आया था। कौन लेकर आया था? यानी लिनलिथगो लेकर आया था, जिसमें भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देना था।
यानी भारत को बोला था कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को हम औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। यानी औपनिवेशिक राज्य का अर्थ होता है कि सरकार भले भारत का होगा, लेकिन वो सरकार किसके अधीन होगा? ब्रिटेन के अधीन होगा। यानी यह जो देश होगा, यानी सत्ता जो होगा वो ब्रिटेन के अधीन होगा। इसीलिए भारत के नेताओं ने इस क्या बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब तक 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए, अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण के लिए एक मांग रखा कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, यानी जहां पे अधिकांश मुसलमान है वहां पे हम लोग एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। और यह राष्ट्र जैसे कि देखिए ये ग्रीन कलर का जो भी है वो इसके लिए यानी क्या मुस्लिम राष्ट्र का प्रतीक है। यानी ये इधर पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। तो ये अपने सामने मुस्लिम लीग ने अपने सामने लक्ष्य रखा कि हम एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। फिर 1942 में एक प्रस्ताव आया जिसका नाम यानी एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। यानी उस समय की स्टेफर्ड क्रिप्स इस पर मिशन प्रस्ताव को लेकर आया। यानी 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया और उसने भी अपने प्रस्ताव में कहा कि हम भारत को आजादी के यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को हम औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। और इसीलिए औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे, इसीलिए भारत ने फिर से यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया और क्रिप्स मिशन को खाली हाथ भारत से वापस जाना पड़ा। उसके बाद जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया ना, तो फिर हमारे गांधी जी ने पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। यानी 1942 में ही यानी 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन का शुरुआत किया। इस आंदोलन का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। ये देखिए हमारे नेहरू जी और गांधी जी दोनों इस आंदोलन के यानी क्या बोलते हैं जब प्रस्ताव पास करे थे दोनों मीटिंग कर रहे हैं। तो इस आंदोलन में यानी क्या इसमें कहा गया कि जो भी छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो उस स्कूल को छोड़ दे, यानी ब्रिटेन का यानी ब्रिटिश सरकार का असहयोग करे। जो भी कर्मचारी ब्रिटिश शासन के अधीन काम कर रहे हैं वो अपने काम को छोड़ दे। और जो भी सैनिक काम कर रहे हैं क्या बोलते हैं, जो भी सैनिक ब्रिटिश शासन के अधीन है वो जो है कि भारत के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखें। और कहा गया देशी रियासत के राजा भी भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और भारत के इस भारत छोड़ो आंदोलन में सहायता करें। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, डू या डाई। यानी अब भारत के लिए समय आ गया है कि हमें अब पूर्ण आजादी चाहिए। अब हमें कोई औपनिवेशिक राज्य नहीं चाहिए बल्कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं, गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी बड़े नेताओं को 9 अगस्त 1942 को यानी को ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त यानी यह आंदोलन अपने आप चलने लगा। यानी देश की जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी पूरे देश में लगभग इस आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव था। और यह आंदोलन 1945 तक अपने आप यानी आम जनता ने चलाया और अपने सब कामों को छोड़कर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस आंदोलन के बारे में निंदितों चर्चिल को एक पत्र में कहते हैं कि 1857 के बाद सबसे बड़ा यानी 1857 से भी विकराल जो आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन है। इस आंदोलन को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। और हमारे लोगों ने, हमारे देश की जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत के आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर आगे देखिए फिर तब तक यानी 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हो चुका था। लेकिन फिर इन्होंने जापान के सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। फिर अगस्त 1943 में सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। और नेताजी बोस ने यानी सुभाष चंद्र नेताजी ने क्या कहा था, इन्होंने ही यानी क्या बोलते हैं आजाद हिंद फौज का यानी जो अभिवादन है वो है जय हिंद।
जय हिंद जो अभिवादन है आजाद हिंद फौज का ही है। और इसी समय नेताजी ने कहा था दिल्ली चलो, और नेताजी ने का एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लेकिन अंततः 1945 में नेताजी का एक प्लेन दुर्घटना में देहांत हो गया, वो शहीद हो गए और इनका शव भी हमें नहीं मिल पाया। तो ऐसे वीर सपूत को हमारा नमन है। तो फिर हम लोग जाने यानी 1945 तक आजाद हिंद फौज ने बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार को परेशान कर दिया था, और भारतीय यानी भारतीय ब्रिटिश सैनिक में देशभक्ति का भावना बढ़ा दिया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कहीं ना कहीं यदि अगर यदि ब्रिटिश यानी क्या भारतीय सैनिक यदि विद्रोह कर देंगे तो हमें देश छोड़कर बेइज्जत होकर भागना पड़ेगा। तो इसीलिए 19 और तब तक यानी गांधी जी और जिन्ना के बीच क्या एक वार्ता हुआ कि विभाजन को टालने का वार्ता किया गया, लेकिन यह वार्ता असफल रहा। जिन्ना अलग मुस्लिम राष्ट्र के मांग पर अड़े रहा, और यह जो है कि यानी क्या वार्ता असफल रहा। तब तक 1946 में तब तक यानी जब देखा कि पूरे देश में यानी ब्रिटेन अब द्वितीय विश्व युद्ध में थक चुका था, और तब तक 1945 में क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका था। तो उन्होंने एक मिशन भेजा यानी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। इस मिशन का अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया था। और इस योजना ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को सहमत कर दिया था। इस प्रस्ताव में रखा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाएगा और संविधान निर्माण करने का भी अधिकार दिया जाएगा। और तब तक जब तक भारत का संविधान निर्माण नहीं हो जाए तब तक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इस अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूर्ण स्वराज में रखा गया कि संघ के पास रक्षा, विदेश मामला और संचार ये 3 ही मामले होंगे, और राज्यों को अधिक स्वायत्तता यानी अधिक स्वतंत्रता दिया जाएगा। और राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा। ए श्रेणी में वैसे राज्य आते थे जहां अधिकांश मात्रा में हिंदू थे, यानी वैसे राष्ट्र आते थे जहां यानी वैसे राज्य थे जहां अधिकांश मात्रा में हिंदू थे। और 20 श्रेणी में पश्चिम में मुस्लिम जो क्षेत्र था यानी मुस्लिम निवासी वाला क्षेत्र था, उसको 20 श्रेणी में उन राज्यों को 20 श्रेणी में रखा गया था। और 30 श्रेणी में पूर्वी बंगाल यानी बंगाल में जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र था उसके लिए रखा गया था। तो देखिए यह जो है यानी यह जो विभाजन यानी राज्यों का श्रेणी कांग्रेस अस्थायी मानता था, और जिन्ना यानी मुस्लिम लीग मानता था कि इसी के बदौलत हम लोग बाद में अलग पाकिस्तान का गठन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस अस्थायी मानता था। इसी के दोनों में विवाद हो गया और जिन्ना को लगा कि हमारा अलग मुस्लिम राष्ट्र का सपना ही रह जाएगा। इसीलिए जिन्ना ने एक बहुत ही नीच हरकत किया, और नीच हरकत यह किया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का घोषणा किया, जिसमें इस दिवस में कहा गया मुसलमानों से कि हम अपने अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारा यानी क्या बोलते हैं, चाहे जो करना पड़े, दंगा करना पड़ेगा, फसाद करना पड़े, चाहे कुछ भी हत्या करना पड़े, हम सब करेंगे। और पूरे देश में हिंसा भड़क गया और दंगा हो गया। और इन दिनों बहुत से लगभग 1.5-2 लाख आदमी यानी 1946 से 1947 के बीच 1.5-2 लाख आदमी यानी लोगों की मृत्यु हो गई। और देखिए ये पेपर का कटिंग है, कहता है डायरेक्ट एक्शन डेज एसवर्ट्स यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, बहुत सारे लोग घायल हो गए और दंगा में मारे गए। ये देखिए टोल ऑफ वायलेंस इन मुंबई, और पूरे बंबई में क्या हो गया यानी हिंसा भड़क गया। और ये देखिए इमेज आप लोग देख सकते हैं किस तरह पुलिस का यानी हिंसा को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है लेकिन नहीं कर पा रही है। तो इन समय इतना ज्यादा हिंसा बढ़ गया ना कि ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि हम लोग अब नहीं सकेंगे, अब हम लोग यानी यहाँ पे नहीं समर्थ हैं यानी शासन चलाने के लिए। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता देने के लिए यानी कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया था कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। लेकिन जब इतना ज्यादा हिंसा बढ़ गया
तो फिर यहाँ यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन के नेतृत्व में एक 3 जून 1947 को यानी माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया और यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पास कर दिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पास कर दिया गया। इसका 3 मुख्य बात था। पहला बात था भारत की स्वतंत्रता और दूसरा अलग पाकिस्तान का मांग यानी अलग पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान का गठन कर दिया गया। यहाँ तक तो चलिए ठीक था कि अलग, अच्छा ठीक बात है, अलग मांग कर रहा, लेकिन अंग्रेजों ने जो एक बहुत ही घटिया चाल चली वो चली कि इसने तीसरा बात कहा कि देसी रियासत को स्वतंत्रता। और उस समय भारत में 565 देसी रियासत था, यानी देसी रियासत को स्वतंत्रता दे दिया गया, चाहे वह स्वतंत्र रहे, चाहे वह भारत में शामिल हो जाए, चाहे वह पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो 565 देशी रियासत में से 562 देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भारत में मिला लिया। 1947 15 अगस्त 1947 तक 562 को मिला लिया। लेकिन बच गया हमारे पास 3, एक हैदराबाद, दूसरा यहाँ गुजरात में जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। तो देखिए जूनागढ़ को क्या बोलते हैं इसका नाम, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लोह पुरुष जिसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी लोगों से वोटिंग के द्वारा भारत में मिला लिया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया। लेकिन बच गया मामला कश्मीर का, और कश्मीर में जो है यानी जैसे देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने इधर से अपने आक्रांताओं यानी अपने सैनिकों को, अपने लोगों को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो अंततः राजा हरि सिंह ने, यहाँ का जो राजा थे यानी देसी रियासत के राजा थे वो थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने भारत के साथ स्वतंत्रता पत्र यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत फिर अंततः किसके अधीन आ गया, यानी भारत के अधीन आ गया। कश्मीर जो है भारत के अधीन आ गया। और भारतीय सेना ने इनको क्या कहते हैं कि यानी पाकिस्तानी को बाहर खदेड़ दिया। लेकिन अंततः नेहरू जी ने यह मामला यूएन में ले गया और यह मामला फंस गया, और इसीलिए ये वाला क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। और यह हमारा क्षेत्र आजाद कराना बाकी है। और उसके बाद देखिए यानी 3 जून को लाया गया। फिर 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया गया। इसको पाकिस्तान 2 भागों में उस समय था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश जो वर्तमान में है वो पहले पाकिस्तान का एक भाग था, उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान, उसके बाद देखिए इस विभाजन को गांधी जी ने बहुत ही बुरा कहा और कहा कि यह आजादी नहीं, यह खून से सना हुआ भारत है। यानी गांधी जी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, यानी गांधी जी चाहते थे कि भारत का विभाजन न हो, भारत एक ऐसा देश हो जहां हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहे। लेकिन भारत का विभाजन हुआ तो गांधी जी ने यह वक्तव्य दिया कि यह आजादी नहीं, यह खून से सना हुआ भारत है। और फिर गांधी जी ने कांग्रेस यानी क्या पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में तुम लोग बंटवारा चाहते हो, लेकिन यह एक अस्थायी दुखद अध्याय बन जाएगा। यानी गांधी जी ने कहा कि तुम लोग जो बंटवारा, यानी नेहरू को कहा जो बंटवारा चाह रहे हैं, यह एक भारत के लिए अस्थायी समस्या यानी दुख हो जाएगा, और पाकिस्तान एक अस्थायी सुकून हो जाएगा। यानी पाकिस्तान जो कभी भी सुकून से नहीं रह पाएगा। और वाकई में पाकिस्तान सुकून से नहीं रह पाया, और यह अस्थायी समाधान नहीं है। यह किसने कहा? गांधी जी ने। आपको पता होना चाहिए कि जब 26 जनवरी 1947 को भारत में यानी बंबई दिल्ली में बहुत अधिक हिंसा होने लगा, तो गांधी जी ने क्या कहते हैं, गांधी जी ने आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए और लोगों को समझाया और हिंसा से को रोकने के लिए कहा, और लोगों ने मान गया। और गांधी जी कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत का विभाजन हो। यानी गांधी जी कहते थे कि भारत एक ऐसा देश हो जहां हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहे और हमें कोई समस्या ना हो। तो फिर हम लोग जाने कि भारत का विभाजन कैसे हुआ और हम लोग किन परिस्थितियों में भारत को आजादी मिली, और हमारे वीर पुरुष, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे नेताओं ने जो कठिन संघर्ष करके हमें एक भारत मिला यानी एक भारतीय संघ मिला। इनमें उनका बहुत ही बलि है, और हम लोग इस अवसर में हम लोग
सरदार भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने जिन्होंने हमारे नौजवान युवाओं में, हमारे देश के वासियों में क्या लहर यानी क्या बोलते हैं आजादी का सपना बनाया और लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया, और भारत को आजाद करने में उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फिर आशा करते हैं आप लोग को भारत की आजादी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।